हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं दो महत्वपूर्ण थ्योरम्स जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में ये अक्सर पूछे जाते हैं। साथ ही साथ ये अपने आप में इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स भी हैं जिनका यूज़ हम आगे के क्वेश्चंस को बनाने में करेंगे। आगे जब हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स जो हमारे पास आएंगे जिनके कन्वर्जेंस की हमको जांच करनी रहेगी, तो उसमें ये दोनों स्टेटमेंट बहुत काम आएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, इनको ध्यान से समझिएगा। हमने पूरा यहाँ पे प्रूफ पहले से लिख दिया है ताकि समय की बचत हो और अच्छे से समझाते बने। बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है, भले ही इंग्लिश में लिखा हुआ है परंतु आप चिंता न करें, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझाया जाएगा ताकि आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको ये पूरा पूरा थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, इसके पहले के टॉपिक्स के वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे के सारे वीडियोस के लिंक लेक्चर क्रमांक वाइज मिल जाएंगे। लाइन से आप सारे वीडियोस देखते जाइए, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी से हम शुरू करते हैं। पहला थ्योरम ये लिखा है कि द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इतना इंटीग्रेशन ए टू बी डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए की घात में एन, ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा यदि और केवल यदि एन इज लेस देन वन। ठीक है, यानी n इज लेस देन 1 के लिए ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा और n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए ये इंटीग्रल डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से ये भी। ठीक है, इसका स्वरूप आप देख लो कैसा है। इंटीग्रेशन ए टू बी डी एक्स अपॉन बी माइनस एक्स की घात में n, ये x माइनस ए की घात में n है, ये b माइनस एक्स की घात में n है। ठीक है, तो ये भी कन्वर्जेंट कब होगा? यदि और केवल यदि n इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, जब n 1 से बड़ा होगा तो ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा और जब n 1 या 1 से छोटा होगा तो ये इंटीग्रल डाइवर्जेंट होगा। तो चलिए पहला थ्योरम का अपन प्रूफ देखते हैं। ठीक है, ये इंटीग्रल प्रॉपर इंटीग्रल होगा यदि n इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे? दोस्तों देखो, n का मान जब 0 या 0 से छोटा होगा, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई भी आप ऐसा कोई वैल्यू मान लो जो n जिसमें मतलब 0 से छोटी ऐसी कोई वैल्यू, चलो 0 मान लेते हैं एक बात की बात। तो 0 मानेंगे तो ये पूरे की घात में 0, मतलब आपके पास 1 बचेगा जिसको आप इस रेंज में आसानी से आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, है ना भाई? 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट रखोगे b माइनस ए, आंसर आ जाएगा। a और b यहाँ पे दोनों फाइनाइट क्वांटिटी, आप सभी देख सकते हैं कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है जिसमें इंटीग्रेशन का रेंज तो फाइनाइट है परंतु फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड है। तो n की किस वैल्यू के लिए अनबाउंडेड होगा ये अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, कौन से पॉइंट पे अनबाउंडेड होगा? तो साफ साफ पता चल रहा है x माइनस ए। तो a रखने पर अपने को खतरा मिल सकता है, यहाँ पे a माइनस ए 0 हो जाएगा, 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा। लेकिन n की वैल्यू भी यहाँ पे मायने रखती है। तो यहाँ पे तो दिखा है ना कि भाई देखो, n का मान जब 0 या 0 से छोटा होगा ना, जब n की वैल्यू 0 या 0 से छोटी होगी, उस समय ये a जो है वो यहाँ खतरा उत्पन्न नहीं करेगा। उस समय a जो है प्रॉब्लमेटिक पॉइंट नहीं होगा क्योंकि n की वैल्यू 0 या 0 से छोटी, तो 0 रख के आपने देख लिया। ठीक है, कोई भी खतरा नहीं है, उसका फाइनाइट वैल्यू बढ़िया अपने को इंटीग्रेट करने से फाइनाइट वैल्यू अपने को मिल रहा है। चलो 0 से छोटी एक आध वैल्यू सोचो, जैसे आपने सोचा चलो -1। अब यहाँ पे जब आप -1 रख के देखोगे n के स्थान पर, तो भैया वो तो 1/x माइनस ए की घात में -1 तो ऊपर जाकर के x माइनस ए बन जाएगा, है ना भाई? नीचे होता तो खतरा था कि भाई अगर ए रखते तो 0 हो जाएगा, तो 1/0 अनंत हो जाएगा। वो खतरा टल गया क्योंकि घात में -1 हो गया ना, इसलिए ऐसा लिखा है कि n का मान जब 0 या 0 से छोटा होगा, है ना भाई? तो 0 वाले केस को तो अपन देख लिए, जब 0 से छोटा रख रहे हैं n का मान, ऐसी स्थिति में घात में क्या हो जा रहा है? माइनस हो जा रहा है, जो ऊपर चले जा रहे हैं। ऊपर चले जाने से सारे खतरे टल गए। अब वो ऊपर पहुंच गया, अब आप उसका इंटीग्रेशन कीजिए बढ़िया, है ना? अब उसमें ये जो पॉइंट ए जो उसके नीचे रहने पर दिक्कत उत्पन्न कर सकता था, अब वो ऊपर चले गया, अब उसकी दिक्कत उत्पन्न नहीं करेगा, अब इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब आप उसका इंटीग्रेट करके आसानी से आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं और वो फाइनाइट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि जब n की वैल्यू 0 या 0 से छोटी होगी तो ये हमारा जो इंटीग्रल हमको यहाँ पे दिया हुआ है वो प्रॉपर इंटीग्रल होगा। और प्रॉपर होने की स्थिति में, प्रॉपर इंटीग्रल तो सदैव क्या होते हैं? कन्वर्जेंट होते हैं, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हमको इस केस की तो बात ही नहीं करनी क्योंकि इस केस में तो ये हमारा प्रॉपर इंटीग्रल हो रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है, तो सब कुछ ओके है। तो हमको बात करनी है जब, है ना भाई, हमको इस केस में तो ओके हो गया है, प्रॉपर इंटीग्रल है और वो कन्वर्जेंट है। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट ये होगा कि जब n 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा? तब ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा। ठीक है,
तो हम यह वाले केस की चर्चा कर चुके हैं कि इस केस में ये प्रॉपर इंटीग्रल है, इसलिए कन्वर्जेंट होगा। इसलिए हम अब इस केस की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, कि जब n 0 से बड़ा होगा ऐसी स्थिति में इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा, और ऐसी स्थिति में a जो है वो पॉइंट ऑफ a इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफिनिट डिस्कंटिन्यूटी। मात्र a एक ऐसा बिंदु है जो इसके अनंत असांतत्य का बिंदु होगा, यानी कि पॉइंट ऑफ इनफिनिट डिस्कंटिन्यूटी, क्योंकि उस स्थिति में फंक्शन की वैल्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगी, अनंत की ओर प्रवृत्त होगी। या यूं कहिए कि a एक ऐसा एकमात्र बिंदु है जिस पर ये फंक्शन जो है अनबाउंडेड हो जाता है। फंक्शन कौन सा है हमारे पास? एफ एक्स इक्वल 1/x - a की घात में n, जिसका यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है, इसी को अपन इंटीग्रेंड कहेंगे, समाकल्य कहेंगे, जिसका समाकलन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये अब लाइनें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम कुछ केसेस की बात करते हैं, केस 1 और केस 2। चलिए केस 1 में अपन मान के चलते हैं, मतलब हमारा पूरा काम n इज ग्रेटर देन 0 पे चलेगा, हम पूरा इसी पर चर्चा करेंगे। तो n इज ग्रेटर देन 0 तो है ही, परंतु अब ये जो दो केसेस आप लोग देख रहे हैं वो किस आधार पर बने हुए हैं? एक तो ये कि जब n का मान 1 के बराबर ना हो, और एक तो ये कि जब n का मान 1 के बराबर हो, तब देखते हैं। सो सबसे पहले अपन इसको देखते हैं, n का मान जब 1 के बराबर ना हो, ऐसी स्थिति में आप देखो, आप इसको इस तरीके से डिफाइन करोगे, क्योंकि a यहाँ पे पॉइंट ऑफ इनफिनिट डिस्कंटिन्यूटी है, तो अपन लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस करके लिखते हैं, या a के स्थान पर a प्लस एप्सिलॉन लिखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे a जो है इनफिनिट डिस्कंटिन्यूटी का पॉइंट है, तो इस तरीके से अपन डिफाइन करते हैं। ये पूरा डिटेल में आप पिछले वीडियोस में पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, कौन सा पॉइंट अगर इनफिनिट डिस्कंटिन्यूटी है तो उसके हिसाब से अपन किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो ये बहुत अच्छे से समझाया गया, पिछले वीडियोस जरूर देखिएगा। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 1/x - a की घात में n ऊपर चढ़ेगा तो माइनस n हो जाएगा, तो समाकलन का सूत्र लगाए माइनस n, x - a की घात में -n+1/-n+1, ये लिमिट टंग जाएगा a प्लस एप्सिलॉन से b। बारी बारी से आप अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट रखोगे। यहाँ पे देखो -n+1 है तो बाहर निकल के उसको बाहर निकाल के लिख लिए, ठीक है। -n+1 को अपन 1 - n भी लिख सकते हैं, तो -n+1 को अपन 1 - n लिखे और उसको अपन बाहर निकाल लिए, 1/1 - n हो गया। अब चलिए x के स्थान पर अपर लिमिट रखेंगे b, फिर लोअर लिमिट रखेंगे a प्लस एप्सिलॉन। ये -n+1 है जो कि नीचे आके n-1 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे घात के, -n+n हो जाएगा, +1 -1 हो जाएगा। x के स्थान पर अपर लिमिट रखेंगे b हो जाएगा, है ना, x के स्थान पर b रखेंगे तो b - a, और फिर x के स्थान पर आप रखोगे a प्लस एप्सिलॉन, तो a प्लस एप्सिलॉन माइनस a, यानी a कट के आपके पास एप्सिलॉन बचेगा, और जिसको नीचे उतार दिए तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये अब आपको समझ में आ गया। अब इसी के ठीक नीचे आपको लिखना है, यहाँ पे जगह नहीं था करके हम यहाँ लिखे, यहाँ पे इसको दो भागों में बांट के लिखा गया। अब ये कैसे लिखा गया ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि भैया इसकी वैल्यू, इस लिमिट की वैल्यू इतनी होगी, यानी कि ये राशि यानी कि फाइनाइट क्वांटिटी होगी जब n का मान 1 से छोटा होगा। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो चलिए देखते हैं, मेन जो खेल इस पे टिका हुआ है दोस्तों, ठीक है, मेन खेल इस पे टिका हुआ है। n का मान क्या है यहाँ पे? 1 से छोटा। चलिए आप अपने मन में 1 से छोटा कोई भी मान सोच के देखो, तो आप कहेंगे सर 1 से छोटा सोच रहे हैं, चलो चलो 0 सोच के देखते हैं। तो 0 सोच के देखोगे तो एप्सिलॉन की घात में 0 - 1 यानी कि एप्सिलॉन की घात में -1, तो ऊपर चढ़ करके वो एप्सिलॉन की घात में +1 बन जाएगा, यानी एप्सिलॉन नीचे से हट गया, वो ऊपर आ गया है, तो खतरे सारे टल गए। एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लगाओगे, यहाँ पे रखोगे 0 तो 0 हो जाएगा, खत्म। तो ये पूरा लिमिट जो है, यानी कि आपके पास 1/एप्सिलॉन की घात में n-1 एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लगाने से ये पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब ये आपने देखा कैसे हुआ, है ना। उदाहरण के तौर पे अपने सोच के देखा कि n का मान 1 से छोटा रखना है, चलो 0 रख के देखते हैं। तो 0 रखने पर एप्सिलॉन की घात में 0 - 1 यानी एप्सिलॉन की घात में -1 हो रहा था, ऊपर चढ़े जा रहा था एप्सिलॉन की घात में +1 हो जा रहा था, फिर एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लगाने से 0 हो गया। तो ये 0 हो गया ना भाई, अनंत या माइनस अनंत जैसा सिचुएशन हमको नहीं मिला है, यानी कि अपन अनंत या माइनस अनंत होने से बच रहे हैं। यहाँ पे कोई फाइनाइट क्वांटिटी मिल रही है, ये देखो ये बेचारा ये 1/1 - n इससे गुणा होकर के इतना बनेगा, फाइनाइट क्वांटिटी मिलेगी जब n का मान 1 से छोटा होगा। अब अपन ऐसे केस की बात करते हैं जब n का मान 1 से बड़ा होगा। चलिए आप ऐसा कोई वैल्यू सोचो जो जिसमें n की कोई ऐसी वैल्यू सोचो जो 1 से बड़ी हो। चलिए आपने मान लिया 2, ठीक है। अब देखते हैं, अब आप खुद सोचो, यहाँ पे 2 सोच के देखो, तो एप्सिलॉन की घात में 2 - 1 सोचोगे, यानी कि एप्सिलॉन की घात में 1, यानी कि अब ये 1/एप्सिलॉन हो जाएगा, और 1/एप्सिलॉन में आप एप्सिलॉन के 0 लगा देखोगे तो 1/0, और 1/0 यानी अनंत हो जाएगा, अनंत। इसका मतलब क्या है? इन्फिनिटी हो रहा है, ये देख लो, ठीक है दोस्तों। अब आपके मन में डाउट होगा सर यहाँ पे तो माइनस लिखा है तो माइनस अनंत आना चाहिए। दोस्तों वास्तव में ये 1/1 - n भी तो है साथ में गुणा, और जब n का मान 1 से बड़ा होगा तो 1 - n क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, कुल मिला के आपको ये
अनंत मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। तो आपने देखा कि n इज लेस देन 1 पे अपने को फाइनाइट क्वांटिटी मिल रही है और n इज ग्रेटर देन 1 पे अपने को इन्फिनिटी मिल रहा है, यानी कि ये इंटीग्रल जो है कन्वर्ज करेगा जब n का मान लेस देन 1 होगा, ठीक है। और हम तो ये पूरी कहानी ही n इज ग्रेटर देन 0 के लिए ही शुरुआत की थे, क्योंकि शुरुआत में ही ये डिक्लेयर हो गया था कि n इज लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए ये इंटीग्रल प्रॉपर है अर्थात कन्वर्जेंट है। तो हमने जो अपना आगे का जो प्रोसेस बढ़ाया था वो इसी के लिए बढ़ाया था, ठीक है। तो n का मान जब 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, क्योंकि 1 से छोटा वाला केस चल रहा है, तो ये कन्वर्ज करेगा ये वाला इंटीग्रल, ठीक है, ठीक है। और n का मान जब 0 से छोटा होगा तो वैसे ही कन्वर्जेंट है, वो तो पहले से ही कन्वर्जेंट है। ये जांच पड़ताल हम इस केस के लिए थोड़ी कर रहे थे, ये तो इस केस के लिए तो ये प्रॉपर इंटीग्रल है, तो इस केस में तो वो कन्वर्जेंट है ही है। साथ ही साथ अब हमको ये भी पता चल गया कि जब n का मान यहाँ पे 1 से छोटा होगा तो ये फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, तो ये इस स्थिति में भी n इज लेस देन 1 वाली स्थिति में भी ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। और ये हम n इज ग्रेटर देन 0 वाला केस के कारण हम आगे बढ़ रहे थे, है ना भाई। क्योंकि देखो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कब बन रहा है, जब n का मान 0 से बड़ा हो रहा है, इसलिए जब वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन रहा है जिस केस में, तो जांचें भी तो उसी केस के लिए होंगी ना। तो इसलिए हम इसी को यहाँ पे लिखे कि जब n का मान 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा तो ये कन्वर्ज करेगा, और लेस देन इक्वल टू के लिए तो कन्वर्जेंट है ही है, पहले से है, ठीक है। और n का मान जब 1 से बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू अपने को n इज ग्रेटर देन 1 के लिए इसकी वैल्यू अपने को अनंत मिल रही है, तो n इज ग्रेटर देन 1 के लिए ये इंटीग्रल जो हुआ डाइवर्जेंट करेगा दोस्तों, ठीक है। अब n इक्वल 1 पे बात रुकी हुई है, बात बची हुई है, तो अब n इक्वल 1 वाला केस देखते हैं। तो n इक्वल 1 वाले केस के लिए आपको वापस यहीं से शुरुआत करनी होगी, इसी को लेके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि n इक्वल 1 पे क्या हो जाएगा, ये n इक्वल 1 पे क्या हो जाएगा दोस्तों, n इक्वल 1 पे जो है वो x माइनस ए हो जाएगा। देखो n इक्वल 1 करोगे तो ये घात में 1 हो जाएगा, तो सिर्फ x माइनस ए रहेगा, 1 अपॉन एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास log mod x माइनस ए। ये इसको अपन इस तरीके से लिमिट फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद आप लिमिट रखोगे अपर माइनस लोअर। अब देखो एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लगाओगे, log 0 का मान माइनस अनंत होता है और माइनस पहले से है तो प्लस अनंत हो जाएगा, यानी कि प्लस अनंत मतलब ये डाइवर्ज कर रहा है, तो n इक्वल 1 पे भी ये डाइवर्ज कर रहा है। तो अब ओवरऑल सब कुछ मिलाकर के अपन लिखेंगे तो अपन इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि जब n की वैल्यू 1 से छोटी होगी सिर्फ तभी ये इंटीग्रल क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा अर्थात कन्वर्जेंट होगा, और जब n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी तो ये इंटीग्रल डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। n इज लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट और n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट, ठीक है दोस्तों। तो ये थ्योरम कंप्लीट होता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक ऐसे ही आपको थ्योरम 2 आपको बना करके देखना है, इसका प्रूफ आपको बना करके देखना है, और कहीं पर भी डाउट होगा दोस्तों तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो अवश्य लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और चलिए अब जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंपैरिजन टेस्ट के साथ, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।